पिछली क्लास का होमवर्क है जैसा कि मैंने आपको दिया था, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा भाषा के विकास की बात करूं तो आपको पता है कि भाषा की जब आप बात करोगे तो एक अपभ्रंश भाषा आती है। अपभ्रंश, अपभ्रंश से कई सारी भाषाएं निकली हैं। अपभ्रंश से विकसित भाषाएं, अपभ्रंश से विकसित भाषाएं, विकसित भाषाएं, कई सारी भाषाएं आप देखते होंगे अपभ्रंश से जो निकली हैं। जैसे आप सबसे पहले देखोगे स्वरसैनी आपकी आती है। कौन सी आती है? आप कहोगे सर एक आती है स्वरसैनी। स्वरसैनी के बाद आप देखोगे कौन सी आती है? आप कहोगे सर मागधी आती है। मागधी के बाद आप देखोगे कौन सी आ जाएगी? आप कहोगे सर अर्ध मागधी आएगी। कौन सी आएगी? अर्ध मागधी आएगी। अर्ध मागधी के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं, स्वरसैनी हो गई, मागधी हो गई, आपकी अर्ध मागधी हो गई, और उसके बाद आपकी ब्राचट निकलती है। क्या बोलेंगे? यहाँ से ब्राचट निकलती है। ब्राचट के बाद आपकी पैसाची निकलती है। पैसाची, पैसाची निकलेगी। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे मराठी भी निकलेगी आपकी, वो सॉरी महाराष्ट्री निकलेगी, महाराष्ट्री आ जाएगी। महाराष्ट्री कितनी हो गई आपकी? 1 2 3 4 5 6, एक और आती है, मैं भूल रहा हूँ कौन सी आती है, जरा कमेंट करके बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक बार सभी लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी स्पीड प्लीज बढ़ा दीजिएगा, जितने लोग भी हैं। तो बोलियों से भी क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट में बनते हैं, आपको पता होगा। खस आती है, खस को याद रखिएगा, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, खस आती है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गई इसकी बात। अब थोड़ा सा इसको और विस्तार देंगे हम। जब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? स्वरसैनी की। किसकी बात करेंगे? स्वरसैनी भाषा की बात करेंगे। तो स्वरसैनी से आपकी कई सारी भाषाएं निकलती, जैसे आपने देखा होगा तो आपकी पश्चिमी हिंदी निकलती है। क्या बोलेंगे? आप कहोगे सर पश्चिमी हिंदी निकलती है, यहाँ से पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी के बाद आपकी यहीं से निकलती है राजस्थानी। राजस्थानी भी यहीं से निकलती है। राजस्थानी के बाद आप देखोगे तो गुजराती भी यहीं से निकलती है, याद रखिएगा। कौन सी? गुजराती। अब थोड़ा सा पश्चिमी हिंदी की को और हम विकास देंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे होगे? पश्चिमी हिंदी में आपकी सबसे पहले आती है खड़ी बोली, याद रखिएगा। कौन सी आती है? आप कहोगे सर खड़ी बोली आती है। उसके बाद कौन सी आ जाती है? ब्रज, आपकी हरियाणवी आ जाती है। हरियाणवी इसी में निकलेगी, हरियाणवी याद रखिएगा। हरियाणवी के बाद आपकी कौन सी आ जाएगी? आप कहोगे सर ब्रज भाषा आएगी। ब्रज भाषा भी यहीं से निकलती है आपकी। ब्रज भाषा के बाद देखोगे तो कन्नौजी आ जाएगी आपकी, यहीं से निकलेगी कन्नौजी भी। कन्नौजी के बाद आपकी बुंदेली आ जाएगी। 5 बोलियां यहाँ से निकलती हैं बुंदेली। ये किसकी हो गई? आप कहोगे सर ये पश्चिमी हिंदी से। अगर राजस्थानी से विकास देखोगे तो मारवाड़ी है आपकी। क्या बोलेंगे? मारवाड़ी है आपकी। मेवाती है आपकी, मुख्य रूप से 4 है। मेवाती है, मालवी है। क्या बोलेंगे? मालवी है। और उसके बाद जयपुरी है, जिस क्या बोलते हैं आपकी, एक जयपुरी है। तो ये किससे निकल रही है? इससे निकल रही है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? ब्रजभाषा का विकास कहां से मिलता है? तो आप देखोगे ब्रजभाषा का विकास जो मिल रहा है वो आपका स्वरसैनी से मिल रहा है। ये होमवर्क था आपका कल का। अर्धमागधी से बात करोगे तो अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी निकलती है। कौन सी निकलती है? तो आप कहोगे सर पूर्वी हिंदी निकलती है। और पूर्वी हिंदी से आपकी 3 बोलियां विकसित होती हैं। अगर इसको देखोगे तो वो 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? आप कहोगे सर अवधी है। कौन कौन सी? आप कहोगे सर अवधी है। और उसके बाद बघेली है आपकी, बघेली। और बघेली के बाद आपकी कौन सी है? तो आप कहोगे सर छत्तीसगढ़ी। क्या बोलेंगे? आपकी छत्तीसगढ़ी आती है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं किसकी? मागधी की। तो मागधी से आपकी 3 निकलती हैं। एक आपकी बिहारी हो गई, ठीक है ना, बिहारी हो गई। एक आपकी क्या बोलते हैं, बिहारी निकलती है, ठीक है। यहाँ से आपकी असमिया निकलती है। असमिया के बाद आपकी क्या बोलते हैं, अरे यार उधर ही की असमिया हो गई, बिहारी हो गई, और 2 3 और लैंग्वेज है, नाम नहीं याद आ रहा है, बताओ जल्दी से। क्या कहते हैं, बांग्ला हो गई, उड़िया हो गई, ये भी आपकी यहीं से निकलती है, याद रखिएगा। तो इसको एक सादे पेज पे अगर मैं लिखता तो अच्छा रहता, कभी इसको और अच्छे से पोस्टमार्टम करूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्राचट की अगर मैं बात करूं तो ब्राचट से आपकी सिंधी निकलती है। याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं, उसके बाद स्पीड बढ़ा दूंगा। अर्धमागधी का तो लिख ही दिया मैंने। पैसाची की, आप अगर पैसाची की बात करोगे तो यहां से लहंदा और पंजाबी निकलती है, याद रखिएगा। कौन सी निकलती है? आप कहोगे सर लहंदा निकलती है। और आपकी पंजाबी निकलती है, याद रखिएगा। महाराष्ट्री से देखोगे तो मराठी निकलती है। महाराष्ट्री से कौन सी आपकी? मराठी निकलती। बाकी बची खस, खस से आपकी पहाड़ी हिंदी, खस से आपकी निकलती है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। अर्धमागधी, मागधी से बिहारी हो गई, उड़िया हो गई आपकी, उड़िया बोलेंगे। उड़िया के बाद असमिया बोल देंगे, असमिया भी यहीं से निकलती है, याद रखिएगा। तो क्या कहते हैं, बिहारी है, उड़िया है, उसके बाद क्या बोलेंगे आपकी असमिया है, और बांग्ला लिख लीजिएगा यहाँ पे, बांग्ला भी आती है। क्लियर है सभी को? तो ऐसे विकसित होती है। थोड़ा गिचपिच हो गया है लेकिन कुछ चीजें आपकी क्लियर है। सर मेरे स्टेनो में 81 मार्क्स बन रहे हैं।
शॉर्ट हैंड नहीं आता, अब शॉर्ट हैंड नहीं आता तो फिर इसका मतलब ही नहीं है कोई। तो भाई स्टेनो का मतलब शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। पत्र लेखन के बारे में क्वेश्चन है, पत्र के बारे में मैं पढ़ देता हूं, आप लोग आंसर बताइएगा। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहले पत्र की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में पत्र के और क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चलते रहेंगे। तो एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन में उपसंहार में समापन मतलब उपसंहार, जिसमें आपका तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्द होने चाहिए, शब्दों से होना चाहिए। अच्छा, दूसरा कह रहा है सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों से प्रशस्ति होनी चाहिए। प्रशस्ति मतलब स्टार्टिंग होनी चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती। अब ध्यान से समझिएगा, जो पत्र होते हैं ना, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे सर पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं हिंदी में औपचारिक पत्र। क्या बोलेंगे? एक को बोलते हैं औपचारिक पत्र, एक को बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिनमें औपचारिकताएं की जाती हैं। अनौपचारिक मतलब जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ये कैसे हैं? ये आप कहोगे सर ये व्यक्तिगत पत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। और औपचारिक पत्र कैसे होते हैं? ये आपके सरकारी या ऑफिशियली पत्र जिनको बोलते हैं। तो एक तरीके से सरकारी पत्र आप कह सकते हो। अब इसमें कौन कौन से? इसमें जैसे आपका अध्यादेश आ गया, क्या बोलेंगे इसमें? जैसे अध्यादेश आ गया, इसमें आपका परिपत्र आ गया, परिपत्र बोल देंगे, आ गया, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र बोलेंगे, इसी में आएगा, प्रार्थना पत्र आ जाएगा। अनुस्मारक पत्र आ जाएगा, अनुस्मारक पत्र आ जाएगा। ये सारे पत्र हो गए आपके जो सरकारी पत्र हैं, शासकीय पत्र हैं। सरकारी ना लिख के हम यहाँ पे शासकीय लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकारी ना लिख के अगर हम यहाँ पे शासकीय पत्र लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शासकीय पत्र में आते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत पत्र जैसे आपने भाई मित्र को लिखा हुआ पत्र है, पिताजी को लिखा हुआ, ये सब व्यक्तिगत पत्र होते हैं। तो व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती। लेकिन जो आपके ऑफिशियल लेटर होते हैं, जो आपके शासकीय पत्र होते हैं, उनमें औपचारिकताएं होती हैं। महोदय, महोदय, ऐसा सी चीजें लिखी जाती हैं। तो यहां कह रहा है अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन, उपसंहार अर्थात तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र हैं आपके। पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय, पूज्य जैसे शब्दों में प्रशस्ति होती है। बोलो सर एकदम सही। अब तो खैर पत्र का जमाना ही चला गया। लेकिन सरकारी आज भी पत्र चलते हैं। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती। जो शासकीय पत्र होते हैं उनमें औपचारिकता होती है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब इधर आ जाओ, यहां कह रहा है सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे अभिवादन का कोई काम, ये सादर और नमस्ते वाला कोई काम नहीं होता है, याद रखिएगा। क्लियर है? एक बार बताएंगे, क्या सभी को क्लियर हुआ? तो यहां जो आंसर बनेगा वो बी वाला राइट बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जब एग्जाम नजदीक आएगा उससे पहले भी पत्र लेखन की अलग से क्लासेस में ले लूंगा। कई सारी क्लासेस हैं, पहले वीडियो में मैंने क्लासेस ली थी, वहां से कई सारे क्वेश्चन फंसे थे, वैसे ही यहाँ पे भी क्लास ले लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइएगा, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। कह रहा मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र होना चाहिए यहाँ पे, सहस्त्र नहीं। अपने सहस्त्र दग सुमन फाड़ा, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। अब यहां कह रहा नीचे दी गई पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार में मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, स्यासी से सम आ जाए, समान आ जाए, समान, या फिर सरिस आ जाए, सरिस, सौतुल्य आ जाए, ऐसे शब्द आते हैं, उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की जाती है, जहां पे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, मनु मिल जाएगा, मानो मिल जाएगा, या फिर क्या मिलेगा, मनहु मिल जाएगा, मनहु मिलेगा, या फिर मानव मिल जाएगा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आपको जन मिल जाएगा, जानो मिलेगा, जन हो गया, जानो हो गया, या फिर आपका जनहु हो गया, जनहु हो गया, या फिर जानहु हो गया, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे शब्द मिल जाए और कल्पना की जा रही हो तो वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां पे उपमेय में उपमान का अभेद हो, मतलब उपमेय और उपमान एक ही जगह एक ही साथ एक तरीके से लिखे हो, ठीक है। जैसे यहां कह रहा है मेखलाकार पर्वत, तो पर्वत को क्या बताया जा रहा है कि भैया वो क्या है, मेखलाकार है। मतलब पर्वत को यहां पे मेखलाकार बताया जा रहा है, अर्थात यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे रूपक अलंकार होगा, इस बात को याद रखिएगा। डी वाला आंसर सभी लोग कर दीजिएगा, एक बार बोलेंगे सभी कमेंट करके, क्या सभी को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइएगा स्पीड में। वेरी गुड। अगला क्या कह रहा है, वाणी औचित्य का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि रूप क्या होगा, जरा बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो। हाँ, अब कह रहा है वाणी है, यहां पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे वाणी है, और इधर क्या है, आप कहोगे सर इधर औचित्य है। यहाँ पे वाणी है, यहाँ औचित्य है।
ठीक है, तो इसको जब तोड़ोगे तो यहां से क्या निकलेगा, वाण निकलेगा, हलंत लगाएंगे तो यहां से दीर्घ ई की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ओ आ रहा है, ध्यान रखिएगा, जो बचा उसको ऐसे लिख दीजिएगा। आपको पता होगा एक यण संधि नामक संधि होती है, यण स्वर संधि बोलते हैं, और यण स्वर संधि का एक पहला नियम है, वो जानते हो क्या कहता है, नियम याद होने चाहिए। पहला नियम कहता है कि भैया ई और ई का योग कभी भी किसके साथ हो, भिन्न स्वर के साथ हो, मतलब असमान स्वर के साथ हो। असमान स्वर के साथ अगर योग हो रहा है तो यहां पे क्या बनेगा, ये या में बदल जाएगा, यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो यहां क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ जाओगे। यहां देखो ई है और यहां ओ आया है, भिन्न स्वर है, मतलब ये या में बदलेगा, बोलो हाँ या ना। इधर जो बचा है वहां कोई परिवर्तन नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो। इधर जो बचा है उसको भी ऐसे लिख दो, और इधर जो है इसको भी ऐसे ही लिख दो। अब उसके बाद इनको जोड़ दो, तो इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ पे चूंकि आधा है तो ऐसे आ जाएगा, ये क्या बनेगा, बोलो सर ये ऐसे बन जाएगा, ये भी आधा है तो ये ऐसे बनेगा, इसकी मात्रा यहाँ पे आएगी, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा आपका। उसके बाद जो बचा है उसको ऐसे ही कर दीजिए, तो ये क्या प्राप्त हो गया, वार्ण्योचित्त प्राप्त हो गया। कहां पे लिखा है ऐसा, ऐसा शब्द कहां पे लिखा है, तो आप देख रहे होगे ऐसा शब्द केवल यहां पे लिखा है। आंसर आपका ए आया था क्या, जरा बताइएगा, ए वाला आंसर आया था क्या, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है, हाँ नहीं नहीं, ये वृद्धि स्वर संधि नहीं है मेरे भाई, ये आपकी यण स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहां वाण्योचित्त लिखा हुआ है, ये या से पहले आधा अधूरा अक्षर भी है, याद रखिएगा। और इसने तो खुला एकदम अलग अलग कर दिया, तो यहां से ई निकलेगा, देखो यहां से ई निकलेगा और यहां से ओ आएगा, कौन सा लग जाएगा, आप कहोगे सर ये वाली नियम लग जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है कि छप्पर पर फूस नहीं ढेवड़ी पर नाच हो रहा है, कि छप्पर पर फूस नहीं है और ढेवड़ी पर नाच हो रहा है, मतलब ढेवड़ी पर क्या किया, ढेवड़ी मतलब दरवाजे की जो होता है ना देहरी या ढेवड़ी बोलते, तो कह रहा छप्पर पर फूस नहीं, मतलब गरीब बहुत है लेकिन तमाशा खुल के देख रहा है। तो धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं, दिखावटी ठाट बाट परंतु वास्तविकता में कुछ भी नहीं, खुली आंखों से सपने देखकर खुशी व्यक्त करना, अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। तो इसको क्या बोलते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसके लिए आ जाएगा अंधे के हाथ बटेर, अंधे के हाथ बटेर लगना, बटेर लगना ये कह देंगे। और यहां इसका आंसर क्या बनेगा, तो दिखावटी ठाठ बाट परंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा बच्चे, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव क्या होगा, ये तो सबको पता है, सिलाई सलाका, सलाई या सलाका क्या होगा, तो आपको सर सलाई होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें ज्यादा समय मैं आपको दूंगा नहीं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको और बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या कहा था, हमेशा याद रखना कि भैया या तो की होगा या क्योंकि होगा, क्योंकि होगा, या फिर अतः आ जाएगा अतः, या फिर ऐसे शब्द होंगे कि जब बुलाओगे हम तब आपके यहाँ दावत पे आ जाएंगे, जैसा करोगे भैया, जैसा बताओगे हम वैसा कह देंगे, ठीक है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ऐसे शब्द जहां भी मिल जाए। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, जब बीच में कोई और किंतु परंतु तथा अथवा ऐसे शब्द ना आए, वहां क्या होता है बच्चे, वहां पे आपका सरल वाक्य होता है, याद रखिएगा। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, क्या कोई योजक शब्द लगा है, नहीं लगा है, सरल वाक्य हो गया। कह रहा जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो जो जैसा ऐसे शब्द आ जाए वहां क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। और आपसे पूछा क्या है भैया, मिश्र वाक्य पूछा है, तो आंसर सी वाला कर दिया आपने, आंसर सी वाला कर दिया, राइट हो गया। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया। दो अलग अलग उपवाक्यों के बीच में जब और किंतु परंतु इसलिए ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे आपका संयुक्त वाक्य होता है, याद रखेंगे। क्या सभी को क्लियर है, एक बार बताएंगे आंसर करके। चलिए अगला कह रहा है, अरे वाह ललित राजपूत सर, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी लोग, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। गुड इवनिंग जी नैन्सी शुक्ला जी। निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से असंगत शब्द कौन सा है, इसमें बताएगा, असंगत युग्म कौन सा है, आपको ये बताना है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो मेरे भाई। अच्छा क्लासेस नहीं हो रही हैं उसमें। गिरिधर में क्या होगा, तो कहेंगे सर गिरिधर बोले तो गिरि को धारण करने वाले, गिरि को धारण करने वाले क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर अर्थात कौन, तो आप कहोगे सर अर्थात श्री कृष्ण जी। भाई गिरि को किसने उठाया था, तो कहोगे सर श्री कृष्ण जी ने उठाया था, तो ये गिरधर हो गया। क्या ये कर्मधारय समास है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। ये कौन सा समास है, आप कहोगे सर ये बहुव्रीहि समास है। ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। तो मुझे लगता है आंसर मिल गया होगा कि भैया गलत कौन सा, यही वाला गलत है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कह रहा ध्यान मग्न तत्पुरुष समास है, आप कहोगे बिल्कुल है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न हो रहा है बंदा,
ठीक है, यहां क्या है आप कहोगे सर यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है, तो ये सही है। दोपहर, दो प्रहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का, पहरों का, दो पहरों का समाहार हो जाएगा, का समाहार। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर दो पहरों का समाहार द्विगु समास है, सही है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, अब व्ययी भाव समास है, ये भी सही है। इसका अगर विग्रह करना है तो मैं कर देता हूं, आप कहोगे सर शक्ति के अनुसार यथाशक्ति होता है, क्या बोलेंगे, शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को, आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, करुणालय के रचयिताकार कौन है जरा बताइएगा। तो एक एक दो दो करके, एक एक दो दो करके मैं क्या कर रहा हूं, एक एक दो दो करके रचनाएं डेली बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में मैंने आपको बताया है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी रचना है, याद रखिएगा, हिमतरंगिणी, जिसके लिए 1955 में क्या बोलेंगे, 1955 में इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। और भी इनकी रचना है जिसका नाम है हिम किरीटिनी, बोलेंगे हिम किरीटिनी इनकी रचना है, याद रखिएगा। युगचारण इनकी रचना है, जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार लिखूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। कृष्णार्जुन युद्ध इनकी रचना है, कृष्णार्जुन युद्ध, तो कृष्णार्जुन युद्ध याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना है, इसको भी याद रखिएगा, अभिलाषा। अगर मैं बात करूं जयशंकर प्रसाद की, तो आप क्या कहोगे, इनका अंतिम महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, जिससे बहुत फेमस हुए हैं। इनका पहली कहानी जो है ग्राम है, ग्राम, ध्यान रखिएगा, प्रथम कहानी है, पूछ लेगा जूनियर असिस्टेंट में, प्रथम कहानी इनकी कौन सी है, 1912 में आई थी, ये 1912 में ग्राम आई थी। उसके बाद कई सारी इन्होंने रचनाएं करी, जैसे झरना है, लहर है, ध्यान रखिएगा, लहर है, आंसू है, आंसू, क्या बोलेंगे, आंसू है, कंकाल है, कंकाल, तितली है, तितली, तितली है, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी को याद रखिएगा, ठीक है। स्कंदगुप्त इनकी रचना है, क्या कहेंगे, स्कंदगुप्त नाटक है इनकी। चंद्रगुप्त इनकी नाटक है, चंद्रगुप्त याद रखिएगा, चंद्रगुप्त। और क्या बोलेंगे, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय, जन्मेजय का नाग यज्ञ इनकी रचना है, नाग यज्ञ, नाग यज्ञ, ये भी इनकी रचना है। बाकी करुणालय भी इन्हीं की रचना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका बी वाला राइट होगा। करुणालय किसकी रचना है भैया बताओ, तो आप कहोगे सर करुणालय इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे, क्लियर है क्या। यूपी लेखपाल का बैच कब से शुरू होगा, यार थोड़ा सा वक्त, हल्का सा समय दे दो। वैसे अच्छा, यूपी लेखपाल का बैच स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, मैं एक बार पता करता हूँ, कुछ क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी। मेरी क्लास इसलिए नहीं हो पा रही है अभी स्टार्ट, क्योंकि मैं थोड़ा सा जीडी में बिजी हूँ, जीडी वालों का पेपर है, इस वजह से हल्का सा उधर भी बिजी हूँ। मैं भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता एकदम नहीं है, ठीक है ना। दो रचनाएं इनकी और याद रखिएगा, एक प्रेम पथिक भी खूब पूछी जाती है, प्रेम पथिक ये भी आ रही है आजकल, और एक चित्रधारा इनकी रचना है, चित्रधारा, तो ये भी आपको याद रखना है, चित्रधारा करके दो रचनाएं जयशंकर प्रसाद की इंपॉर्टेंट है। अब देखो वही तो ओपन हो जाए तब तो अच्छी बात है भाई, ठीक है, बाकी देखते हैं, आ जाओ। सुमित्रानंद पंत की भी रचनाएं लिख देता हूं, इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे जैसे आप कहोगे तो वीणा है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर वीणा है। एक इनकी रचना है जिसका नाम है पल्लव, याद रखिएगा, वीणा है, पल्लव है, युगांत है, क्या बोलेंगे, युगांत करके है, युगांत। इनकी रचना का नाम है जिसका नाम है चिदंबरा, याद रखिएगा, चिदंबरा, जिसके लिए इनको 1968 में हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्या बोलेंगे, हिंदी में प्रथम क्या मिला था, ज्ञानपीठ मिला था। देखो एक बात याद रखना, अगर आपको साहित्य पढ़ना है तो थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इनकी एक रचना है युगपथ, क्या बोलेंगे, इनकी एक रचना है जिसका नाम है युगपथ, तो इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी किसी भी हालत में भूलिएगा नहीं। बोलो क्लियर है। अब आ जाओ इनके बारे में बात करते हैं। इनकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, मालिका, ठीक है ना। और इनकी एक रचना है प्रेम वाटिका भी, प्रेम वाटिका ऐसे लिख लीजिएगा, कविता, ये रसखान की भी है और एक प्रेम वाटिका इनकी भी है। तो अगर जून उसमें आई थी एक बार लोअर पीसीएस में, तो अगर वहां पे रसखान ना दिए हो, प्रेम वाटिका में रसखान ना दिए हो, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आप ले सकते हो। इनकी रचना और भी है, जैसे प्रेम तरंग लिखी है इन्होंने, प्रेम तरंग, तो प्रेम तरंग भी इनकी रचना, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है।
फूलों का गुच्छा भी लिखा है, कई सारी रचनाएं हैं, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। क्लियर है सभी को? हाँ, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग एक बार आंसर कर दीजिएगा, क्या आप सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शालिनी घर से आती है, वाक्य में कारक कौन सा होगा बताइएगा। अब करण कारक की विभक्ति क्या होती है? आप कहोगे सर से होती है और के द्वारा होती है। से होती है, के द्वारा होती है, इसकी विभक्ति है। अपादान कारक की विभक्ति केवल से हो जाएगी। अधिकरण कारक की विभक्ति में हो जाएगी और क्या हो जाएगी बच्चे? पर हो जाएगी। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होगी और देने के अर्थ में क्रिया है तो को विभक्ति भी होगी, इस बात को भी याद रखिएगा। अब शालिनी घर से आती है, घर से आ रही है यानी कि घर से अलग हो रही है, दूर हो रही है। तो जब क्रिया दूर होने के अर्थ में प्रयोग हो, जाने के अर्थ में प्रयोग हो, अलग होने के अर्थ में प्रयोग, वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक तुलना करने में, दो में अगर तुलना हो रही है तब अपादान कारक। कोई किसी, जैसे आपने कहा मैं सीख रहा हूं, मैं हिंदी सीखता हूं, तो हिंदी सीखने के अर्थ में तब भी अपादान कारक, निकलने के अर्थ में तब भी अपादान कारक, ठीक है। निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। अब्ज का मतलब क्या होता है किसी को पता है? इसको जब तोड़ोगे तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से अप निकलेगा, उसके बाद जा निकलेगा। अप का मतलब होता है जल, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। कहां जन्म लेने वाला? जल में जन्म लेने वाला। अब्ज का मतलब क्या होता है बच्चे? कमल होता है। अब्ज का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर शंख भी होता है, याद रखिएगा। अब्ज वैसे मछली को भी आप कह सकते हो, जल में जन्म लेती है। अब्ज का मतलब आप कपूर भी कह सकते हो, क्या बोलेंगे? कपूर भी कह सकते हो। अब्ज का मतलब चंद्रमा भी होता है, याद रखेंगे, अब्ज चंद्रमा को भी कहा जाता है। बचा कौन सा? यहाँ पे बादल नहीं होता। बादल किसका? तो बोले सर अब्द का अर्थ होता है। अब्द मतलब अप मतलब जल, दा मतलब देने वाला। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक होगा बताइएगा। अब मैं 100% टफ नहीं रख सकता आपके लिए। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकता कि आपके एग्जाम में ना आए और मैं टफ टफ पढ़ाता रहूं अपनी महानता के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। वरना क्वेश्चन तो ऐसे हैं, जब मैं टीजीटी पीजीटी का पढ़ा दूंगा फिर उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूं, जो अवधारणा है, मतलब जो एग्जामिनर की अवधारणा है, आपने देखा होगा कारक का क्वेश्चन इजी कर रहा है, समास का टफ कर रहा है, समास का इजी कर रहा है, तो रचनाओं का टफ कर दे रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग लेकर के चल रहे, ठीक है। मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। कह रहा वह पब्लिक के हाथों मारा गया। पब्लिक के हाथों, किससे मारा गया भैया? पब्लिक के हाथों मारा गया। हाथ यहाँ पे क्या है? हाथ यहाँ पे साधन का काम कर रहे हैं, हाथों से मारा गया है। तो साधन का काम कर रहे हैं, माध्यम का काम कर रहे हैं, बोले सर करण कारक होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड में थोड़ा सा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे, कोई बताएगा? इनके बारे में बिहार में बहुत पूछा जाता है, इनके बारे में बिहार में खूब पूछा जाता है, बाबा नागार्जुन के बारे में आपको बताना है। मैंने क्या बोला आप समझ नहीं पाए? मैंने कहा इनकी रचना बता देता हूं। जैसे इनकी रचना युगधारा, जो यूपी में अगर पूछी जाएगी तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा, युगधारा, क्योंकि सबसे फेमस यही है और यूपी के कई एग्जाम में पूछी जा चुकी। बाकी और भी रचनाएं जैसे सतरंगो पंखों वाली, क्या बोलते हैं, हाँ सतरंगे पंखों वाली कह सकते हैं, सतरंगे पंखों वाली एक इनकी ये रचना है। अब मैंने कहा कि ये बिहार में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें से आपको कोई लग रही बिहार वाली कौन सी है भाई? मैथिली है, अवधी है, बघेली है, कौन सी है? मैंने आपको बताया है, अगर बिहारी की बात करोगे तो बिहारी भाषा से आपकी बिहारी जो है इससे 3 बोलियां निकलती हैं। एक कौन सी निकलती है? एक आपकी आती है, क्या बोलते हैं, मैथिली निकलती है, मैथिली, ठीक है ना, मैथिली। और आपकी मगही, ये किस में आती है? ये पूर्वी में आती है। और पश्चिमी में आपकी भोजपुरी आ जाती है। यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है जरा बताइएगा कमेंट करके सभी लोग। तो यहाँ पे मैथिली हो जाएगा। इनकी रचनाएं मैंने लिख दी। युगधारा आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है। और एक रचना और है, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। ये रचना आपको 3-4 याद रखनी है। इनकी रचनाएं तो और भी कई सारी हैं, तुमने कहा था, और क्या कहते हैं, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ऐसे करके। तो ये रचनाएं इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती हैं। तुमने कहा था, ठीक है ना, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये सब हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या कहलाता है? लोकोत्तर कहलाता है, संश्लेषण, स्वेदित या शाक्त कहलाता है? आप बताओ आंसर। बढ़िया मिल रहे हैं क्वेश्चन या नहीं मिल रहे? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग स्पीड में। बहुत बढ़िया।
स्वेदित का मतलब जानते हो क्या होता है? स्वेद मतलब पसीना होता है, स्वेदित मतलब पसीने से भरा हुआ या पसीने से भीगा हुआ भी कह सकते हो। शाक्त का मतलब जानते हो क्या होता है? कोई बताएगा शाक्त का मतलब क्या होता है? इस शाक्त का मतलब होता है शक्ति का उपासक, शक्ति का उपासक या शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त कहलाता है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है, याद रखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है, बताना है आपको। दृष्ट का विनीत होता है, देय का विलोम बता रहा है, देय का प्रदेय, जटिल का सरल, अनुराग का विराग। तो अनुराग का क्या हो सकता है भैया? विराग हो सकता है। सरल का बच्चे कठिन भी होता है, ध्यान रखेंगे। सरल का जो है जटिल भी होता है, याद रखिएगा, जटिल भी होता है। और सरल का क्या होता है? आप कहोगे सर कुटिल भी होता है। सरल के 3 विलोम होते हैं, इसका मतलब जटिल बन सकता है। दृष्ट का मतलब दुष्ट हो गया, विनीत मतलब विनय युक्त हो गया, देय का अदेय हो जाएगा। देय मतलब देने योग्य, अदेय मतलब जो देने योग्य ना हो। प्रदेय नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ये गलत है। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से दिए गए शब्द के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है। आपको गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है उसका चयन करना है, मतलब गलत बताना है। अजया किसे कहा जाता है बताइएगा? अजया बोले तो बकरी है, भांग है, विजया है, अंकुर है। आंसर करके बताएंगे। अजया की बात कर रहा है। एक तो हो गया अजया जिसे जीता नहीं जा सकता, ठीक है ना, ऐसी स्त्री जिसे जीता ना जा सके। अजया बकरी को भी कहा जाता है, अजा जिसको बोलते हैं, भांग को भी कहते हैं और विजया को भी कहते हैं, अंकुर को नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत टफ बनाएगा तो ऐसा क्वेश्चन बना के आपको दे देगा, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है सभी को? हाँ, अंकुर का मतलब होता है कई सारे, जैसे गोद कह दिया, गोद, ठीक है ना, या फिर आपने कह दिया क्या बोलते हैं, एक शब्द आता है बड़ा प्यारा सा, भेंट या रिश्वत जिसको बोलते हैं, भेंट कह सकते हो या रिश्वत कह सकते हो आप, रिश्वत घूस भी कह सकते हो इसको। तो अंकुर का मतलब वही होता है जो उत्कोच का मतलब होता है, समझ गए ना? हाँ, अंकुर बताया ना मैंने। अंकुर बोले तो गोद कह सकते हो भाई, किसी को गोद में ले लिया आपने, रिश्वत दे दिया, अंकुर बोलते हैं। और जो सुबह का भोजन होता है, सुबह का भोजन जिसको कलेवा बोलते हो आप, सुबह के भोजन को क्या कहा जाता है? कलेवा कहा जाता है, तो इसको कलेवा भी कह सकते हो। कलेवा किसे बोलते हैं? सुबह के भोजन को कलेवा कहते हैं। और अंकुर आप दोपहरी को भी कह सकते हो, जो दोपहरी होती है ना, दोपहर, दोपहर या दोपहरी, इसको भी अंकुर कह सकते हो। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है परात किस भाषा का शब्द है, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। परात किस भाषा का शब्द है बताएंगे? तुर्की, देशज, पुर्तगाली, अरबी। अब देखो, अरबी भाषा से अगर आपको जानकारी रखनी कि कौन कौन से शब्द आएंगे, तो ध्यान रखिएगा अधिकांशतः जो आपके शब्द होते हैं कानून से संबंधित, मतलब जैसे आपने कहा अदालत, तो अदालत कहाँ का हो गया भैया? यहीं का है। आपने कहा आदमी और औरत लड़ रहे थे फिर अदालत पहुंचे, अच्छे से समझाता हूं। देखो, आदमी और औरत क्या कर रहे थे? आदमी और औरत लड़ाई कर रहे थे आपस में, फिर उन्होंने कहा हम चलेंगे अदालत, अब वहां से कराएंगे आप पे मुकदमा। तो कहां पहुंचे? अदालत पहुंच गए। अदालत पहुंचे तो उन्होंने वहां पे मुकदमा कराया। अब मुकदमा किसने किया होगा? तो मुकदमा भैया वकील ने किया होगा, और वकील ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हें इनके ऊपर दफा पे दफा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दफा लगाएंगे। फिर जज ने क्या किया? तारीख पे नहीं, जज ने सबको हाजिर किया, कहा भैया हाजिर हो, तो जज ने हाजिर किया। हाजिर करने के बाद फिर लगाया तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और जब इनको यहां से इंसाफ नहीं मिला दोनों को, तो उसके बाद गए ये अल्लाह की अदालत में, जो सबसे बड़ी अदालत है भाई, अल्लाह की अदालत में पहुंचते, फिर वहां से इंसाफ हो गया इनको। अच्छा, पुर्तगाली भाषा के जो घर गृहस्थी से संबंधित है, जैसे आपने कहा बाल्टी, तो बाल्टी कहां से भाई घर गृहस्थी से संबंधित है? आपने कहा कमरा, आपने कहा गोदाम, गोदाम, आपने कहा अलमारी, देखो सब घर गृहस्थी से संबंधित है। अलमारी, आपने कहा भैया तौलिया लेना है नहाने के लिए, तो तौलिया हो गया, ठीक है। आलपिन हो गया, आलपिन, तो ये सब घर गृहस्थी से संबंधित है। गमला, ये सब क्या है? घर गृहस्थी से संबंधित। तो ये क्या है? पुर्तगाली भाषा से। परात भी कहाँ का है बच्चे? पुर्तगाली भाषा से ही लिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर? तुर्की भाषा के ज्यादातर मारकाट वाले शब्द आते हैं। जैसे आपने कहा चाकू, तो चाकू कहाँ का है? तुर्की भाषा का है। आपने कहा क्या बोलते हैं आवारा, आवारा भी देखो मारकाट में रहता है। क्या कहता है भैया? लाशें बिछा दूंगा, लाशें, ठीक है ना। दरोगा से भिड़ के देखो, मार कूट काट कर सही कर देगा, तो दरोगा भी कहाँ का है? तुर्की भाषा का है। जैसे ही शादी होगी आपकी, जो बेगम आएगी ना, वो भी मार काट के बराबर कर देगी, ज्यादा बोलोगे तो। कहते जिसको बीबी कहते हैं,
ठीक है, तो ये सब तुर्की भाषा से लिए गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, बताइएगा। विशेषण की दृष्टि से क्या है, केवल विशेषण है या केवल विशेष से है या विशेषण और विशेष से दोनों है या फिर उपयुक्त दोनों। आपने कहा पांडु पुत्र, ठीक है ना, आपने कहा वीर पांडु, वीर पांडु। अब देखो यहां पे पुत्र क्या है बच्चे, समझाता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे पुत्र क्या है, आप कहोगे सर विशेष से है, क्या है, विशेष है, ठीक है। और इसका विशेषण क्या है, कहोगे सर पांडु पुत्र, मतलब पांडु क्या हो गया, विशेषण हो गया, या पांडु लिपि कह सकते हैं, तो ये आपका विशेषण बन गया, ठीक है ना। उसके बाद आपके लगा वीर पांडु, यहाँ पे पांडु क्या है, विशेष्य हो गया, ठीक है, और वीर क्या हो गया, बोलो सर विशेषण हो गया। तो आपने एक बात देखी, ऐसे ही अंकित शब्द आता है, अंकित विशेषण विशेष से दोनों में आता है। तो आपने एक बात देखी क्या, कि ये दोनों क्या है, ये विशेषण भी है और विशेष से भी है। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को, एक बार बताएंगे जल्दी से स्पीड में। अच्छा पीछे हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, आपको बताना है। मोती, मुक्ता, मरकट, वृक्ष, द्रुम, विटप, वसंत, रत्नाकर, मधुकर, हंस, मराल और सारंग, इसमें से सभी परस्पर पर्यायवाची हैं, आपको आंसर करके बताना है स्पीड में। अब देखो मोती ठीक है, मुक्ता ठीक है, ये सब मोती मुक्ता ये मौक्तिक के पर्यायवाची है। किसके हैं, मौक्तिक के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहां पे ये जो मरकट शब्द है, मरकट, तो मरकट बंदर को कहा जाता है, वानर को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसको कपि कहते हैं, इसको कपीस भी कह देते हैं, वैसे कपीस भी कह देते हैं, ठीक है। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको शाखा मृग कहा जाता है, शाखा मृग बोला जाता है, याद रखिएगा। इसको बंदर को शाखा मृग बोलते हैं, वानर बोलते हैं, कपि बोलते हैं, कीर बोलते हैं, ठीक है ना। कीस, कीस कहा जाता है, कीस या कीर क्या कहते हैं, कीस कहते हैं ना, कीस कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वसंत, रत्नाकर, रत्नाकर किसको कहते हैं बच्चे, रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है, समुद्र। मधुकर किसे कहते हैं, भौरा को कहा जाता है, भौरा को, ध्यान रखिएगा, मधुकर जो है भौरा को बोलते हैं। हंस, मराल एक दूसरे के हैं, सारंग अनेकार्थी शब्द है आपका। बचा कौन सा, वृक्ष, द्रुम और विटप, क्या बोलेंगे, ये वृक्ष बचा, द्रुम बचा और विटप बचा, ये सब किसके हैं, तो आप कहोगे सर पेड़ के पर्यायवाची हैं, पादप के पर्यायवाची हैं, साखी के पर्यायवाची, याद रखिएगा, साखी बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, द्रुम भी कहा जाता है, इसको तरु कहा जाता है, तरुवर बोला जाता है, तरुवर बोलेंगे। गाछ कहा जाता है, गाछ, याद रखिएगा, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है, जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ स्पीड में थोड़ा सा, बढ़िया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। अगरबत्ती कैसे लिखेंगे, निरवलंब है, बहिष्कार है, अलौकिक है, इसमें से सही कौन सा होगा, बताइएगा, बताइएगा, सभी लोग आंसर करेंगे, सही की बात कर रहा है। अब देखो आपने कहा अगरबत्ती लिखना है तो कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर अगर और उसके बाद बत्ती, तो बत्ती लिखना है तो ऐसे, अगरबत्ती हो गया, ये गलत है आपका, यहां अगरबत्ती लिखा हुआ है, ठीक है। बहिष्कार लिखना है तो कैसे लिखोगे बच्चे, बहिष्कार, ऐसे। उसके बाद कौन सा बचा, अलौकिक, अलौकिक कैसे लिखोगे, तो अलौकिक ऐसे आएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसको समझाता हूं। आप कहोगे सर निरावलंब सही, मैंने कहा सही है। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है निर प्लस आलंब, निर प्लस आलंब होता है, तो निर प्लस आलंब से बनाओगे तो क्या बनेगा, निरालंब बनेगा। एक होता है निर प्लस अवलंब, निर प्लस अवलंब, तो इस पे मत जाइएगा, ये अलग है। इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये हलंत है, इसको जोड़ोगे तो बनेगा निरवलंब, बनेगा, निरवलंब बन जाएगा। तो ये निरवलंब है, ये अलग है, और ये निर प्लस आलंब है, मतलब एकमात्र सहारा जिसको बोलते हैं, तो ये निरालंब हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो गया। बोलो क्या क्लियर है, लेवल कैसा है ये भी बताइएगा मुझे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे स्पीड में सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। भाई साहब इतनी बड़ाई कर रहा है, कह रहा देख लो साकेत नगरी ये है यही, और क्या कह रहा है, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। तो यहां पे क्या होगा, बोलो सर जहां बढ़ा चढ़ा के बात की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, जहां पे उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए। जैसे मैंने कहा, ये मान लो मैं ऐसे रिमोट चला रहा हूँ, आपने कहा अरे यार विनय भैया ने मोबाइल ले रखा है, बड़ा अच्छा मोबाइल है, और उसका वर्णन कर दिया आपने। तो जैसे क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, समझिएगा। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, रही हंसनी, हंसनी मोती उनको जान।
मतलब आप देखोगे ओस की बिंदुओं को क्या समझ लिया, मोती समझ लिया, तो ओस की बिंदुओं में इसको मोती की भ्रांति हो गई। जैसे एक बार मैंने बताया था आपको कि मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी और भाग उठा भय मान कर कि सिर पर सांप न लोटी। मतलब चोटी को क्या समझ बैठा, सांप समझ बैठा। कह रहा दिए गए वाक्यों में मिश्र वाक्य की पहचान करना है आपको। ममता समझदार समझदार प्रतिभावान है। ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है। ममता समझदार और प्रतिभावान है। ममता प्रतिभावान है क्योंकि वह समझदार है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे क्योंकि आ जाए, जहां पे क्या आ जाए बच्चे, जहां पे क्योंकि आ जाए वहां क्या होता है, आपका मिश्र वाक्य होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, आपको सर मिश्र वाक्य हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट होगा। ममता समझदार और प्रतिभावान है, तो ये आपका संयुक्त में चला जाएगा। क्लियर है सभी को। अगला कह रहा कि संभ्रम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। देखिए पूर्ण का अपूर्ण होगा, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, सात्विक होता है, ध्यान रखिएगा। तामसिक का क्या होता है, आपको सर सात्विक होता है, ठीक है। उसके बाद संयम का क्या हो जाएगा, संयम का आप यहां पे व्यभिचार भी कर सकते हो या फिर असंयम भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, या तो व्यभिचार कर सकते हो या भैया असंयम भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग। हाँ, उसके बाद कह रहा है भैया यहाँ पे क्या, म्लान मतलब भाई मन में म्लानी है, तो आप प्रफुल्ल कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। म्लानी का क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर प्रफुल्ल होगा, ठीक है। और प्रसन्न भी हो सकता है, प्रसन्न। आप कहोगे सर चारों तो आपने बता दिया, फिर बचा कौन सा। संभ्रम का मतलब होता है जिसके ऊपर संयम ना हो, और संयम का मतलब भाई संयम की बात कर रहा है, नियंत्रण की बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्वोद्देश्य का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। आंसर करेंगे। अच्छा यही बता दो कौन सी संधि है, जल्दी जल्दी। तामसिक का मतलब होता है एकदम जैसे सात्विक मतलब साधु विचारधारा का इंसान, जो सात्विक मतलब एक सौम्य वाला, सौम्य बंदा, और तामसिक मतलब उग्र गुस्से वाला टाइप वाला, ठीक है ना। अब यहां कह रहा है स्वोद्देश्य का मतलब, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, स्वोद्देश्य की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि संधि यहां पे है तो आप मानोगे क्या, मानना पड़ेगा। कैसे समझना, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, सा निकलेगा, हलंत लगाएंगे, यहां से ओ आ जाएगा, ओ यहां पे संधि हो रही, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना। सॉरी, देखो ये ओ कब बनता है, आप कहोगे सर ओ और, सॉरी माफ करना, आप कहोगे सर आ और आ का जब योग किससे होता है, ओ और ऊ से होता है, तब ये ऐसा बनता है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं ऐसा किस संधि में होता है, तो आप कहोगे विनय भैया यहाँ पे गुण संधि होती है। क्या होती है, गुण संधि होती है। और गुण संधि का दूसरा नियम क्या कहता है, समझिएगा, कि कभी भी आ और आ का योग किसके साथ होगा, ऊ और ऊ के साथ होगा, तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर दोनों को मिलाओगे तो ओ ही बनेगा। ऐसा कहते ही नहीं, कहती है, कहती है। तो इधर जो बचा था उसको ऐसे ही लिख दो, और इधर जो बचा था उसको भी ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब इनको एक एक मूल शब्द बना लो। तो इसको जब इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, सा बन जाएगा, और इधर लाओगे तो क्या बनेगा बच्चे, उद्देश्य बनेगा। क्या बनेगा, इसको इधर ले जाओगे तो उद्देश्य बनेगा। तो क्या प्राप्त होगा, सा प्लस उद्देश्य। देखो कहीं पे लिखा है क्या, सा प्लस उद्देश्य लिखा है कहीं पे, जल्दी बताओ। तो आपको अगर लिखा है ना सर यहाँ पे सा प्लस उद्देश्य, आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा क्या होता है। अंधेरी रातों वाला पखवाड़े को क्या कहते हैं, अमावस्या, कृष्णा पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, मलमास। अमावस्या की रात अगर पूछता, अमावस्या की रात, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कुहू कहा जाता है। क्या बोलेंगे, अमावस्या की रात को क्या कहेंगे, अमावस्या की रात को कुहू कहा जाता है। तो आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी कि सर फिर पूर्णिमा की रात को क्या कहा जाता है, पूर्णिमा की रात को क्या कहेंगे, तो पूर्णिमा की रात को राका कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, पूर्णिमा को की रात को राका कहा जाता है। अब शुक्ल पक्ष जो होता है वो उजाली रातों वाला पखवाड़ा होता है, या उजली रातों वाला पखवाड़ा कह सकते हो, उजली रातों वाला पखवाड़ा पखवाड़ा होता है। और जो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर। गुड इवनिंग जी, स्वागत है पूनम पटेल जी। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, जरा बताइएगा। देखो नागर तो शैली है, अब इसको थोड़ा और तोड़ता हूं। मागधी से क्या हुआ है, मागधी से मैंने कहा था पहले तो बिहारी का विकास हुआ है, बिहारी के बाद आपकी बांग्ला का विकास हुआ है। क्या बोलेंगे, बांग्ला का विकास हुआ है। उड़िया का विकास हुआ है, यहां से उड़िया, और उड़िया के बाद असमिया निकली है। तो जब जगह बचेगी तो मैं फोड़ूंगा अच्छे से, ठीक है ना।
उसके बाद ये जो बिहारी है, बिहारी के बारे में मैंने क्या बताया था, बिहारी को दो भागों में बांटा जाता है, एक को कहा जाता है पूर्वी, एक को कहा जाता है पूर्वी और दूसरी को कहा जाता है पश्चिमी बिहारी। ठीक है, पूर्वी बिहारी में आपकी दो आती है, कौन कौन सी, आप कहोगे सर मैथिली आती है, हाँ मैथिली आती है, और कौन सी आती है, मगही आती है। ठीक है, और पश्चिमी बिहारी में कौन सी आती है, तो पश्चिमी बिहारी में आपकी भोजपुरी आती है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भैया लहंदा पैसाची से निकलती है, लहंदा और पंजाबी, क्या बोलेंगे, लहंदा और कौन सी, और आपकी लहंदा एंड पंजाबी लिख लीजिएगा, ऐसे लिख देता हूं, लहंदा और पंजाबी, ये आपकी कहां से निकलती है, ये आपकी निकलती है पैसाची से, याद रखिएगा। स्वरसैनी के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, हाँ पहचान पहचान कर बोलते गुड इवनिंग। निम्न में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मत भूत भविष्य काल का उदाहरण है, जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। वह अगर उससे ज्यादा इस पे फोकस करोगे तो शायद ये काम आ जाए, ठीक है ना, ये ज्यादा काम आएगा, बाकी नाम अच्छा है आपका। वह चला गया था इसलिए फाटक बंद कर दिया, वह चला गया होगा फाटक बंद कर दो। अब वह चला गया होगा ये क्या है, ये आपका संदिग्ध भूत है, संदिग्ध भूत बोलेंगे, संदिग्ध, संदिग्ध भूत बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा वह चला गया था इसलिए फाटक बंद कर दिया, चला गया था, ये इसको लेंगे तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हाँ चला गया था, ये हेतु हेतु मद भूत में भी आ जाएगा, अगर इसको रखोगे तो हेतु हेतु, हेतु हेतु मद भूत में भी आएगा, क्योंकि इस क्रिया का होना है उस पर निर्भर कर रहा है। यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो, वह चला गया फाटक बंद कर दो, तो यहाँ पे ये वाला राइट हो जाएगा, हेतु हेतु मत भविष्य काल में आ जाएगा, आंसर आपका सी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर है क्या, जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के यार, आज बड़ा स्लोली स्लोली हम लोग चल रहे हैं, आज हम लोग बहुत स्लोली स्लोली चल रहे हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का काल है बताइएगा, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, देखिए इधर समझाता हूं, यही समझ लो यार, ता होगा, ती होगी आ जाए, ती होगी, या फिर ते होंगे आ जाए, ते होंगे, ठीक है ना, ऐसे आ जाए, या फिर आ सकता है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, या फिर रहे होंगे, ऐसे शब्द आ जाए अगर आपके, ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं, रही होगी, होगी, ऐसे शब्द मिलते हैं तो वहां क्या होता है, वहां आपका संदिग्ध वर्तमान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान भी बोला जाता है, अपूर्ण वर्तमान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रही है, या फिर रहे हैं, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, रहे हैं, या फिर रहा हूं, क्या बोलेंगे, रहा हूं, या फिर रही हूं, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। क्लियर है, सामान्य वर्तमान में क्या होता है, सामान्य वर्तमान में ता है, ती है, ती है और ते हैं, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ता हूं मिलेगा, ता हूं, या फिर ती हूं मिलेगा लास्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे शब्द मिलेंगे, ये सामान्य। संभाव्य वर्तमान में आपका कदाचित श्याम आता हो, शायद पिताजी जाते हो, ऐसे शब्द। कह रहा हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है जरा बताइएगा। अब दौड़ना क्या है, क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, कैसे दौड़ती है, इसे पूछो कैसे दौड़ती है तो ये बोलेगा तेज दौड़ती है, तो जहां पे कैसे लग जाए, तरीका और ढंग बता रहा है क्रिया के होने का, तो जहां पे क्रिया के होने का तरीका और ढंग बताए वहां क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, इस बात को याद रखिएगा। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। यशपाल है, शिवमंगल सिंह सुमन है, जैनेन्द्र है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की अगर मैं बात करूं तो इनकी कुछ रचनाएं याद रखिएगा, जैसे इनको तो खैर याद होगा, क्या बोलूं क्या याद करूं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, कई सारी रचनाएं हैं, आप लोग को याद होंगी, आप लोग कर भी सकते हो, अगर कहे ना तो मैं लिख के भी बता दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कल कराया भी था। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, आप लोग याद रखिएगा, मिट्टी की बारात तो है ही, उसके बाद हिल्लोल भी है, जीवन के गान भी है, क्या बोलेंगे, इनकी एक रचना है जिसका नाम है हिल्लोल, हिल्लोल, इनकी एक रचना है जिसका नाम है जीवन के ज्ञान, जीवन के गान, जीवन के गान इनकी रचना है, याद रखिएगा। ये खैर इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। इनकी एक रचना और है युग का मोल, याद रखिएगा, युग का मोल,
युग का मोल वर्थ ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछी जाती है, मिट्टी के बारात हर जगह यही। प्रलय सुजन भी है एक, प्रलय सुजन, प्रलय प्रलय सुजन करके, ठीक है ना, ये भी इनकी रचना है। और ये कौन है तो आप कहोगे सर ये शिवमंगल सिंह सुमन साहब हैं, कल इनके बारे में बताया था, जूनियर असिस्टेंट में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा क्योंकि इनकी कविता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यशपाल जी सबसे इंपॉर्टेंट, दादा कामरेड, दादा कामरेड इनकी रचना है, याद रखिएगा यशपाल जी की, दादा कामरेड है। 12 घंटे है, 12 घंटे की है रचना इनकी, 12 घंटे। एक इनकी रचना है अप्सरा, क्या बोलेंगे, एक इनकी रचना अप्सरा भी है, ध्यान रखिएगा, अप्सरा या अप्सरा का श्राप करके है, अप्सरा का श्राप, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैनेन्द्र भाई साहब, परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, परख है, त्यागपत्र है, ये याद रखना, त्यागपत्र है, परख है। और हरिवंश राय बच्चन जी की मैं लिख ही देता हूं, अच्छा, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, ठीक है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर ऐसे सब। और नदी से क्या बोलते हैं, एक और रचना है बड़ी प्यारी सी, अन्या से अनन्या किसकी रचना है, कोई बताएगा, अन्या से अनन्या किसकी रचना है, कोई बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के यार, ऐसे स्लोली स्लोली चलोगे। अन्या से अनन्या किसकी रचना है, 1954 में लिखी गई थी, हाल ही की रचना है ये, 1954। बोले सर ये क्या नाम है इनका, अन्या से अनन्या किसने लिखी है, कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। बोले सर प्रभा खेतान जी, प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मैत्री पुष्पा जी की अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैत्री पुष्पा जी, कस्तूरी कुंडल बसे इनकी रचना है बड़ी इंपॉर्टेंट, कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल बसे, ये इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। गुड़िया के भीतर गुड़िया, क्या बोलेंगे, गुड़िया के भीतर गुड़िया, ये भी लिख लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है, इसमें से ऐसा कौन सा स्वर युग्म है जो अपभ्रंश की, हाँ नदी से सोपान तक, बिल्कुल सही, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपसे क्या पूछ रहा है, अपभ्रंश की वर्णमाला में इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो अपभ्रंश में ये भी है, अपभ्रंश में ये भी, अपभ्रंश में ये भी है, लेकिन अपभ्रंश में ये वाला नहीं है। आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा सामासिक सामासिक पद अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी लिखा, अष्टाध्यायी, ध्यायी, अष्टाध्यायी, ऐसे अष्टाध्यायी के सही विग्रह को, तो 8 अध्यायों का समाहार लिखा होगा, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा आपका, ठीक है। अष्टाध्यायी रचना किसकी है, कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। इति और इति का मतलब क्या होता है, इस इति का मतलब क्या होगा बच्चे, इस इति का मतलब समाप्त होता है, और इस इति का मतलब क्या होता है, बाधा, बाधा अड़ंगा बोलते हैं जिसको, विघ्न, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समाप्ति और बाधा हो जाएगा, सी वाला आंसर याद रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर, आंसर करो यार, स्पीड बड़ा स्लो चल रहे हो। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, अंगार, अंगना, औगन और अंगजा, तो अंगजा किसे कहा जाता है, अंगजा पुत्री को बोला जाता है। अवगुण होता है, अवगुण नहीं होगा, अंगना, अंगार, अंगना हो जाएगा, इसमें अंगना का मतलब स्त्री होता है, बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ, संस्कृत का अष्टाध्यायी लिखा था, संस्कृत का व्याकरण लिखा था। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं, कोई बताएगा, का वर्ग में, जो का वर्ग है, जैसे आपने कहा का है, खा है, गा है, का खा, गा, घा, का खा, गा घा, अंगा, ऐसे है ना। पूछ रहा है घोष व्यंजन, अब घोष कितने होते हैं, तो घोष बोले तो सघोष, तीसरा चौथा पांचवा होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, तो ये सघोष है, ये सघोष है, ये सघोष है, ये सघोष है, तो 3 हो गए आपके, आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, का वर्ग में 3 होते हैं। क्लियर। अगला कह रहा कार्यालय के सामने मंदिर है, इस वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग किया गया है, बताइएगा। आ जाओ समझाता हूं, थोड़ा सा समझिएगा, विरोधवाचक, कालवाचक, विस्मयवाचक, स्थानवाचक। देखो समझना, एक होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय होता है,
और संबंध बोधक अव्यय में आपके जब आप बात करते हो तो दो तीन चीजें याद रखिएगा। जैसे मान लो इधर संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक है और इधर क्या आ गया, बीच में अव्यय आ गया, इन दोनों के बीच में, किसके, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम के बीच में, संज्ञा संज्ञा के बीच में, ठीक है ना। अगर कोई अव्यय शब्द आता है तो उस अव्यय को क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। या तो फिर ऐसे शब्द आएंगे के सामने, से पहले ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, के साथ ऐसे शब्द मिलेंगे, विभक्ति के साथ अव्यय लगा होगा, मतलब विभक्ति के साथ अव्यय आपको मिलेगा। तो वहां क्या होता है, आपको होगा सर ये आपका संबंध बोधक अव्यय होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे यहां तक क्लियर है जो मैंने बोला है। जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहा है, अब देखो संबंध बोधक अव्यय में जब आते हो अर्थ के आधार पे, अब थोड़ा और गहराई में चलिएगा तो आप देखोगे अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कुछ भेद होते हैं। तो कई जगहों पे 12 भेद लिखे हुए हैं, कई जगहों पे 14 भेद माना जाता है, ठीक है ना, कई जगहों पे 13 भेद मानते हैं। तो यहाँ कह रहा कार्यालय के सामने, ये तो बात पक्की है कि भैया ये सामने जो है, ये सामने जो शब्द है ये क्या है, आपका अव्यय शब्द है, ये बात तो पक्की है। कौन सा अव्यय है, आप कहोगे सर संबंध बोधक अव्यय है, ये भी बात पक्की है। लेकिन अब आपने कहा के सामने की बात करा, तो क्या ये विरोधवाचक है? विरोधवाचक कब होता है, जब आप कहते हैं राम के विरुद्ध रावण युद्ध कर रहा है, राम के विरुद्ध या राम के विपरीत रावण खड़ा है, तो के विपरीत के विरुद्ध ये विरोध हो जाता, विलोमार्थी की बात कर रहा है। कालवाचक कह देता राम से पहले, या आप कह देते, लिख देता हूं ज्यादा समझ में आएगा। आपने कहा मोहन से पहले सोहन आ गया, तो आपने पूछा सोहन कब आ गया, तो आप कहोगे सर मोहन से पहले आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये कालवाचक हो गया। विस्मयवाचक आप जानते हो, ये क्या हो जाएगा, ये के सामने कह रहा है, स्थान बता रहा है, स्थिति बता रहा है, ये स्थानवाचक हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। राहुल कुमार यादव जी, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। मेरा घर इसी शहर में है, लखनऊ में ही है, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण होगा बताइएगा? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक राहुल जी थे, उन्होंने कमेंट किया था, विनय भैया ये वाले क्वेश्चन आप ला रहे हो क्या, ये क्वेश्चन आप बताइएगा। वो जो कल वाली क्लास थी उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन डाउन हो गए थे, कुछ एक आध क्वेश्चन व्याकरण वाले डाउन हो गए, तो उन्होंने कहा जूनियर असिस्टेंट में ऐसे ही आते हैं क्या? मैंने कहा भाई व्याकरण तो ऐसे ही आता है। हाँ, रचनाकार थोड़ा सा ठीक ठाक पूछे गए हैं इस बार ही। तो आप लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। बी आ रहा है सभी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने कहा घर क्या कह रहा है, मेरा घर, एक तो ये बता रहा है मेरा घर निश्चितता बता रहा है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, और कह रहा है इसी शहर में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहोगे ये दोनों सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के बारे में मैंने आपको बताया है कि भैया सर्वनाम के ठीक बाद अगर क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए या खुद सर्वनाम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये सर्वनाम ना रह के सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे ये सर्वनाम है, ये संज्ञा आ गया, लेकिन यहाँ पे पुरुषवाचक और निजवाचक का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुरुषवाचक और निजवाचक का प्रयोग कतई नहीं किया जाता, यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची कौन कौन से होंगे बताइएगा। आप लोगों के साथ समय नहीं पता चलता है। ब्रह्मा है, सेवक है, ग्रीष्म है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है? ब्रह्मा को विरंच कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रह्मा को विधाता बोला जाता है, याद रखेंगे, विधाता कहा जाता है। सृष्टा कहा जाता है, इनको सृष्टा बोलेंगे। इनको प्रजापति कहा जाता है बच्चे, प्रजापति। इनको कमलासना बोला जाता है, क्या बोले, सॉरी कमलासन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको चतुर्मुख कहा जाता है, चतुर्मुख बोलेंगे, ठीक है ना। इनको चतुरानन कहा जाता है, चतुरानन, ठीक है। ये सब ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। सेवक का क्या होता है, इधर लिखता हूं, हाँ इधर ही लिख देता हूं। सेवक को क्या कहा, नहीं इधर ही लिख देता हूं यार। सेवक को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर सेवक को नौकर कहा जाता है, नौकर कहा जाता है। सेवक को भृत्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दास कहा जाता है, किंकर कहा जाता है, किंकर बोलेंगे, ठीक है ना। परिचर कहा जाता है, परिचर याद रखिएगा। अनुचर भी आप कह सकते हो, अनुचर। ये सब दास के पर्यायवाची। ग्रीष्म का क्या होता है, ग्रीष्म का भैया गर्मी होता है, हाय गर्मी। ताप भी होता है, ताप। इसको निदाग किसको बोलते हैं, निदाग भी आप बोल सकते हो, इसको निदाग भी कह सकते हो, क्या बोलेंगे, निदाग, निदाग ऐसे लिखिएगा। तो अच्छा, विप्र का क्या होता है, विप्र का बच्चे ब्राह्मण होता है।
विप्र किसको बोलते हैं? ये ब्राह्मण को बोलते हैं, याद रखिएगा। चाकर किसको बोलते हैं? नौकर को, प्रजापति। और शीत ठंड को बोलते हैं। शीत किसको? ठंड को बोला जाता है। निदाग बोल सकते हो, चतुरानन बोल सकते हो। आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा आपका? राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में। वेरी गुड। अगला कह रहा है शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य? तो अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य होते, मैंने बताया था, लिखने की आवश्यकता है नहीं। आज्ञार्थक में आज्ञा दे रहा हूं, मैंने कहा सचिन तुम पढ़ो। सचिन, मैंने कहा सचिन तुम बैठकर पढ़ो। सचिन तुम बैठकर पढ़ो। तो ये मैं क्या दे रहा हूं? ये आज्ञा दे रहा हूं भाई सचिन जी को, ठीक है ना। संदेहार्थक और इच्छावाचक। इच्छावाचक मैंने कहा कि आप सभी चयनित हो जाए। आप सभी चयनित हो जाएं। तो ये इच्छावाचक हो गया। इच्छावाचक में गाली हो गया, बद्दुआ हो गया, दुआ हो गया, ठीक है ना। ये सब इच्छावाचक में आते हैं। विस्मयवाचक में आपको पता ही है भैया, वाह वाह, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। कई लोग कहते हैं आज मजा आ गई, नहीं, आ गया। अब कह रहा कि शायद लग गया तो संदेहार्थक हो गया। आंसर आप बी वाला राइट कर दीजिएगा। क्या सभी को क्लियर है? एक बार बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर भी पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, भाव पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है। अच्छा, वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वाच्य का प्रभाव भैया क्रिया पर पड़ता है। वाच्य का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। और ये आपके क्वेश्चन थे। आज मैं होमवर्क लाया हूं या नहीं लाया हूं? लाया हूं। पंचतत्व शब्द में समास कौन सा होगा आपको बताना, ये आपका होमवर्क है आज का। क्वेश्चन ढेर लाया था, समय हो गया है, तो चलते हैं। द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। आंसर सभी लोग बताएगा और मुझे ये भी बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा